Good evening friends, welcome to the second class of Science and Technology by Zero IS। तो जो लोगों ने कल पहली क्लास अटेंड की थी उनको मालूम है कि हम लोगों ने लिक्विड फ्यूल्स का इंट्रोडक्शन किया था, किस तरीके से उनको रिफ़ाइन किया जाता है, उनको प्योर किया जाता है और उसके बाद में उनका यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, मैं एडवाइस करूँगी कि आप इसका जो लिंक होगा फर्स्ट क्लास का इस वीडियो के उस में मेंशन होगा, उस लिंक पे जाइए, पहले वीडियो को देखिए क्योंकि ये वाला जो नेक्स्ट वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है ऑफ द सीरीज़। तो जब तक आप पहला वाला नहीं देखेंगे ये चीज़ आपको क्लियरली समझ नहीं आ पाएगी। तो आई वुड सजेस्ट पहला वाला वीडियो देखिए और फिर इसको पढ़िए। तो चलिए लेट्स मूव अहेड। तो लिक्विड फ्यूल्स में हमने जब कल पढ़ा था कि रिफाइनिंग की जाती है, प्योर किया जाता है, तो उसी में आगे हम देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय एंटी नॉकिंग, व्हाट इज़ दी ऑक्टेन नंबर, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो आज मैं इनको आपको डिटेल में बताऊंगी। ऑक्टेन नंबर बेसिकली हम रेफ़र करते हैं पेट्रोल क्वालिटी के लिए। तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी अच्छी पेट्रोल की क्वालिटी होगी और उतनी ही ज़्यादा उसका प्राइस होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 85 ऑक्टेन नंबर है तो उसका जो पेट्रोल हम ले रहे हैं, हम अपने व्हीकल्स में डलवाते हैं, इन कंपैरिजन टू दैट इसका प्राइस जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस, बिकॉज इट इज़ हाईली प्योरीफाइड और उसमें डिफरेंट एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी। दूसरा हमारा जो है अनदर एग्जाम्पल इज़ 100। तो अगर किसी का ऑक्टेन नंबर 100 है तो उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा A1 क्वालिटी होगी और ये जनरली यूज़ किया जाता है फार्मूला 1 रेस कार्स में। तो इसका हमें कोई ज़्यादा यूज़, हम इसको यूज़ नहीं करते। इट इज़ जनरली यूज्ड इन स्पोर्ट्स ऑफ फार्मूला 1 रेसिंग, राइट। अब उसके बाद आता है एंटी नॉकिंग एजेंट्स। तो एंटी नॉकिंग एजेंट्स का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर, बिकॉज मोर इज़ द ऑक्टेन नंबर बेटर वुड बी द क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल। अब क्या है, ऑक्टेन नंबर अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से हीट जनरेशन ज़्यादा होगा। अगर आपको पुरानी क्लास याद हो, लास्ट क्लास, तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक बार उस क्लास को दोबारा देखिएगा अगर जिन लोगों को क्लियर नहीं है। जितना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा उतनी ज़्यादा वो हीट रिलीज़ करेगा और उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो जब हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देंगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, विच सजेस्ट कि उसका हीट जनरेशन बढ़ जाएगा और स्मोक जो है वो लेस होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एंटी नॉकिंग एजेंट्स। अब आगे मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म नॉकिंग। तो जो हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, तो आप देखिए इसमें है TEL टेट्रा इथाइल लेड, मिथेनॉल, इथेनॉल, टोलुइन। तो all these are of great importance in order to increase the anti-knocking। तो इन चारों के आप नाम याद कर लेना क्योंकि जो स्टेट PCS होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब जो यहाँ पे ये मैंने बायोफ्यूल मेंशन किया है, तो हम लोग बहुत न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग दी प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, तभी तो हम बायोफ्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे बिकॉज इथेनॉल इज़ अ गुड एंटी नॉकिंग एजेंट, तो बायोफ्यूल में हम इथेनॉल को ही ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे आप उसको दूसरा एस्पेक्ट समझ आएगा। ये देखिए गैसोहोल बेसिकली क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द लिक्विड फ्यूल जिसमें आपका 90% गैसोलीन बोल लो, फॉरेन कंट्रीज़ में जनरली गैसोलीन टर्म यूज़ किया जाता है, या फिर आप 90% पेट्रोल बोल लो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 10% इथेनॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो इथेनॉल यूज़ किया जाता है वो आपका शुगर केन से बनेगा, आपका पोटैटो से बनेगा, आपका मेद से बनेगा, राइट। तो ये सारे सोर्सेज हैं। तो आप क्या कर रहे हो? 10% इथेनॉल ऐड कर रहे हो। तो इसको अगर हम दूसरी तरीके से समझना चाहें तो जब आप फ्यूल में इथेनॉल डाल रहे हो 10%, तो इट मीन्स यू आर कंजर्विंग, यू आर सेविंग 10% ऑफ दिस पेट्रोल। तो आप कंजर्वेशन कर रहे हो पर लीटर,
तो बेसिकली आप इस फ्यूल को, पेट्रोल को कम यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उसका कंजर्वेशन कर रहे हो। तो आप प्लीज़ इस एस्पेक्ट को भी याद रखना। तो ये वाला जो टर्म है कि एथेनॉल का बायोफ्यूल में जो ब्लेंडिंग की जा रही है, तो इट इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ गुड एंटी नॉकिंग एजेंट, तो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी। ये देखिए, जब भी आप फ्यूल को बर्न करते हो तो हीट के साथ एनर्जी रिलीज होती है, राइट। वेन एवर यू आर बर्निंग द फ्यूल, हीट रिलीज होगी, हीट और वही एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट और द परसेंटेज ऑफ एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड और बीइंग यूटिलाइज्ड। उसके अलावा एक साउंड रिलीज होती है विच इज़ रिफर टू एज नॉकिंग। दिस साउंड इज रिफर टू एज नॉकिंग। तो इसीलिए जो भी हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं दे आर नोन एज एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होंगे? दे विल बेसिकली रिड्यूस द नॉकिंग साउंड। नॉकिंग अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप ये देखो, साउंड ज़्यादा होगी तो हीट कम रिलीज़ होगी, साउंड कम होगी तो हीट ज़्यादा रिलीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी उतना एनर्जी बनेगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी बनेगा वो उतना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? नॉकिंग का समझना, नॉकिंग का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद में व्हाट इज़ दी ऑक्टेन नंबर, और ये जो भी एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज़ करें इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ दी कोरिलेशन ऑफ बायोफ्यूल विद रिस्पेक्ट टू दी एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद गैसोहोल में गैसोलीन का प्रोपोर्शन कितना है और इथेनॉल का प्रोपोर्शन कितना है, तो दिस इज़ 90:10। तो ये रेशियो भी याद रखना, ये स्टेट पीसीएस में आपको काम आएगा। स्टेट पीसीएस में आपको ये जो स्टैटिक वैल्यूज़ है ना, ये चीज़ें काम आएंगी। यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, क्या you never know, they'll ask you the relation between the ethanol and biofuel. What is the importance of biofuel as an anti-knocking agent? तो वो चीज़ आप वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी गैशियस फ्यूल। हमने कल 3 तरीके के फ्यूल्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। और जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड की थी उनको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं दे आर गैशियस फ्यूल, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स बहुत कम रिलीज़ होते हैं, एंड जितनी भी जो फ्यूल है वो पूरा एनर्जी रिलीज़ करने में यूज़ होता है। इट हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। कल आपको याद होगा हम लोगों ने कैलोरीफिक और कैलोरिक वैल्यू में डिफरेंस देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गैशियस फ्यूल जो है दे हैव द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली टू। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि मैक्सिमम बर्निंग हो रही है, दे आर मोर एफिशिएंट, ज़्यादा बर्निंग हो रही है, ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, ज़्यादा एनर्जी बन रही है, तो लेस स्मोक हो रहा है, लेस स्मोक है तो लेस पोल्यूशन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ वाई दे आर रिफर टू एज ग्रीन फ्यूल। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द गैशियस फ्यूल। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। They have maximum calorific value, they are environment friendly in what sense? Because they are creating lesser pollution, because they burn efficiently, so they produce lesser smoke, that is why they are also considered as green fuel. तो इसमें ये जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ इसको साथ की साथ पेन डाउन करते जाओ, और ताकि बाद में आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करते हैं, वी बेसिकली डिपेंड ऑन एनी PDF जिसमें हमको बहुत सारा टाइप्ड मटेरियल मिल जाएगा। देखो पेपर के टाइम पे जब हमारी रिवीजन करने की बारी आती है ना, हमारे पास, मैं सच बता रही हूँ, हमारे पास 80, 90 पेजेस की PDFs होती हैं ऑफ अ सिंगल चैप्टर और ऑफ अ सिंगल टॉपिक। हमारे पास लिटरली टाइम नहीं होता उनको रिवाइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, इट इज़ बेसिकली जो टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं कि इस चीज़ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे इसमें मैं आपको बता रही हूँ, ऑक्टेन नंबर से क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, एंटी नॉकिंग एजेंट से क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, तो यू शुड रिमेंबर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये चीज़ें पूछी गई हैं। स्टेट PCS में यू कैन बी इजीली आस्क द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो वो आपसे कॉन्सेंट्रेशन ना पूछ के वो ये कंजर्वेशन की बात को पूछ सकता है इनडायरेक्टली। तो अनटिल एंड अनलेस यू रिमेंबर दिस, ये इक्वेशन याद नहीं होगी, आप उसको क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, साथ में समझते जाओ।
तो फिर जब रिवाइज़ करोगे नेक्स्ट डे या फिर अपने रिवीजन टाइम टेबल के हिसाब से अगर आपका 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद नंबर आता है तो आपको रिकॉल करने में ईजी रहेगा, करंट अफेयर्स के साथ आपको कनेक्ट करने में ईजी रहेगा, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल उस पर छोड़ दोगे कि आई विल रीड थ्रू द PDF नोट्स बना के क्या होगा, तो वो बाद में आपको गलती रियलाइज़ होगी। इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, मेक योर ओन नोट्स। दूसरे के नोट से पढ़ना आपको वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा और लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स मूव टू दी लिमिटेशंस। अभी हमने क्या करा यहाँ पे, इसके एडवांटेजेस देखे गैशियस फ्यूल के। सो नाउ वील मूव टुवर्ड्स द लिमिटेशन ऑफ द गैशियस फ्यूल्स। ऑर्डरलेस, दे हैव नो स्मेल, दे आर ऑर्डरलेस, दे हैव नो स्मेल। ठीक है, कोई स्मेल नहीं होती है इसमें, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सो इन ऑर्डर टू मेक इट डिटेक्टेबल देयर इज़ अ कंपाउंड इथाइल मरकैप्टॉल जो कि ऐड किया जाता है। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, एस यहाँ पे क्या है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, तो वो हम उसको ईजिली स्मेल कर पाते हैं। तो उसका ऑर्डर, जैसे कहीं पे लीकेज हो रहा है तो हम उसको ईजिली स्मेल कर पाएंगे, तो उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको इग्निशन टेम्परेचर का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल कैचेस फायर। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो इसका रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दोगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर इट टू कैच फायर। ठीक है, एंड बी डिजास्ट्रस। तो ये जो चीज़ें हैं ये दूसरी लिमिटेशन हो गई। तीसरा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी इन गैशियस स्टेट। क्यों? अगर आपको याद हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी प्लेस्ड एट डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसको डिफ़िकल्ट होता है कैरी करना, तो इसीलिए हम लोग इसको पहले लिक्विफाई करते हैं एंड देन इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो ये लिमिटेशन भी याद रखना। इट इज़ ऑर्डरलेस, नो स्मेल, इग्निशन टेम्परेचर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, देयरफॉर इट इज़ लिक्विफाइड। उसके बाद में अब इसमें जो भी हमारे गैशियस जो पार्ट है, जो गैशियस फ्यूल है, तो उसमें अब हम उसके टाइप्स देखेंगे। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में अगर हम और टाइप्स की बात करेंगे तो आपका LNG है। LNG इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, देयरफॉर इट इज़ लिक्विफाइड। तो ये वही चीज़ है। LNG इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड योर PNG इज़ पाइप नेचुरल गैस। जो अभी आपने देखा होगा ना घरों में जो येलो पाइप्स होते हैं, ठीक है, उससे किचन में सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पे ना यू डोंट नीड एनी सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो दैट इज़ योर पाइप नेचुरल गैस। CNG ऑल्सो यू आर वेरी वेल अवेयर, जो गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, CNG का जो सिलेंडर यूज़ किया जाता है, इट इज़ क्वाइट चीपर इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल। तो देर आर केसेस वे पीपल प्रेफर CNG इन देयर व्हीकल्स। LNG तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में LNG टर्मिनल हैं, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं गैसेस को। ठीक है, ये जो आपका इंडिया है, अपना इंडिया जो है, दिस इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ LNG, 4th लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ LNG। ठीक है, तो अगर हम LNG टर्मिनल की बात करते हैं तो इंडिया में देर आर 6 टर्मिनल्स। वन इज़ दाभोल एट महाराष्ट्र, हजीरा, मुंद्रा, दहेज, ये आपका गुजरात में है। हजीरा, मुंद्रा, दहेज, इट इज़ इन गुजरात। और जो सबसे पहला आपका LNG टर्मिनल इंडिया में बना था दैट वाज दहेज इन गुजरात। तो ये चीज़ याद रखना स्टेट PCS के हिसाब से। देन इट इज़ कोची विच इज़ इन केरला एंड देन एनोर विच इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, तो जो आपके दहेज और जो कोची है ये पेट्रोनेट लिमिटेड करके प्राइवेट कंपनी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल जो इस वाले टर्मिनल को ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, यू शुड रिमेंबर द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल इन केस ऑफ इम्पोर्टिंग LNG, और 6 जो सेंटर्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं, उनके नाम पता होने चाहिए, राइट। और जो पहला वाला था वो पता होना चाहिए। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, फाइंड आउट द ईयर इन विच
दिस दाहेज LNG टर्मिनल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको पता करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो LNG के बारे में हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स CNG, मीथेन रिसोर्स। बेसिकली जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, जहाँ जहाँ से भी मीथेन की अवेलेबिलिटी होती है उसको यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो ये बायोगैस, बायो टॉयलेट्स जो होते हैं, इसमें आपका बायोगैस प्लांट्स जो होते हैं, फिर आपका कोल बेड मीथेन CBM, काफ़ी जगह आप इसको देखोगे लिखा हुआ, फिर क्लैथरेट्स, गैस हाइड्रेट्स, मीथेन हाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे तीनों नाम इसलिए मेंशन किए बिकॉज यू शुड रिमेंबर, मीथेन हाइड्रेट को गैस हाइड्रेट भी बोलते हैं और गैस हाइड्रेट को क्लैथरेट्स भी बोलते हैं, तो वो आपको किसी भी नाम से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट। चौथा है शेल गैस। शेल गैस पे 1-2 बार प्रीलिम्स में MCQ आ चुका है, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, देन उसके बाद वी विल डिस्कस दी क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चारों सोर्सेज यू शुड रिमेंबर, बायोगैस, बायो टॉयलेट, कोल बेड मीथेन, क्लैथरेट, गैस हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट एंड देन शेल गैस। ये देखिए, अभी हमने जो चारों चीज़ें पढ़ी ना, 1 by 1 वी विल डिस्कस देम। बायोगैस या फिर इसको गोवर्धन प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे अगेन देयर इज़ अ होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट द ईयर इन विच ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था दैट वी विल बी स्टार्टिंग दिस स्कीम। ठीक है, जहाँ पे बायोगैस प्लांट्स का बनना शुरू हुआ था, तो यू शुड ऑल रिमेंबर दीज ईयर। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए, अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, सबसे पहले तो इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लो, बिकॉज इन केस इफ़ यू आर, जब भी हम मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे या जब भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स की बात आती है, तो इट सीम्स टू बी एन ईजी क्वेश्चन, लेकिन जब हम डायग्राम बनाने वाली जब सिचुएशन में होते हैं तो वी आर अनेबल टू ड्रॉ द डायग्राम। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, ईजी टू मेक, पेंसिल का यूज़ करो, अभी नोटबुक में जहाँ नोट्स बना रहे हो वहाँ पे बनाओ इस डायग्राम को, और मेरे साथ जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ उसको लेबल करो। ट्रस्ट मी, 1-2 बार इसको बना लोगे ना फिर भूलोगे नहीं। तो जहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं ना, आपने जब भी टॉपर स्टॉक सुनी होगी कि व्हेनेवर यू राइट एन आंसर तो उसमें एक डायग्रामेटिक फिगर डालो, तो ज़रूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ बायोगैस और डिस्क्राइब द गोवर्धन प्लांट, और इतना कोई डिफ़िकल्ट डायग्राम भी नहीं है, इट इज़ मतलब जस्ट लाइन डायग्राम है। तो इसको आप इन 30 सेकंड्स अगर प्रैक्टिस करोगे तो 30 सेकंड्स में बनाया जा सकता है। तो अगर आपसे कोई स्कीम पूछी है बायोगैस से रिलेटेड, गोवर्धन प्लांट से रिलेटेड, या आपसे कोई स्कीम पूछी है ग्रीन फ्यूल से रिलेटेड, तो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन मेक अ स्मॉल बॉक्स और उसमें फटाफट से लाइन डायग्राम बना दो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसको बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो अब ये देखो, बायोगैस में जनरली हम क्या करते हैं, वी टेक दी ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसका कंपोनेंट बताती हूँ। ये इनलेट है, इनलेट से जो भी आप ऑर्गेनिक वेस्ट डालोगे वो अंदर जाएगा। ये पूरा जो बॉक्स है ये डाइजेस्टर है, एंड ये जो आप उठा हुआ पार्ट देख रहे हो दिस इज़ अ डोम, दिस पार्ट दिस इज़ अ डोम। तो क्या होता है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है दिस इज़ एनारोबिक। मैंने जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की पहली क्लास ली थी उसमें आई हैव एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जिन लोगों को क्लियर है वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ है और जिनको 1-2 बार रिवाइज करना है तो प्लीज़ गेट बैक टू दी दोज वीडियोज़। उसके जो लिंक होंगे ना इन वीडियोज़ में आपको पता चल जाएंगे नीचे। ठीक है, तो वो आप उससे एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसमें जनरली स्लरी, जो स्लरी होती है, स्लरी में क्या होता है, वाटर होता है और काऊ डंग होता है। काऊ डंग हो गया और भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया। ठीक है, वो सब डालो इसमें। यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है इनको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्टर मतलब इस बड़े से टैंक में उसको डाइजेस्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, तो ऑल दे एक्ट ऑन दिस ऑर्गेनिक वेस्ट, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद में बायोगैस रिलीज होती है, तो बायोगैस तो इस यहाँ से रिलीज हो जाएगी एंड इट विल बी स्टोर्ड समवेयर।
इट विल बी स्टोर्ड समवेयर, और उसके अलावा जितना भी जो मटेरियल बचेगा वो आपके मैन्योर, फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक कंपोस्ट के फॉर्म में जो आपको मिलेगा वो आप फील्ड्स में यूज़ कर सकते हो। तो वो जो है आपके फील्ड्स में फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो डुअल एडवांटेज हो गया, एक तो आपको यहाँ पे बायोगैस मिल गया, ठीक है, बायोगैस मिल गया, और उसके बाद में जो आपको मैन्योर मिला है वो आपकी नेचुरल फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, जो सॉइल की, एग्रीकल्चर फील्ड्स की। तो आपको वहाँ पे हार्मफुल केमिकल वाली फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका उसके सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोरेशन में काम करेगा। और यहाँ पे जो बायोगैस है जो आपका स्टोर हो रहा है, नाउ इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। आप इसको हाउस में यूज़ कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट पाइपलाइन की सप्लाई होगी विच कैन बी कनेक्टेड टू द स्टोव वेयर द कुकिंग इज़ टेकिंग प्लेस। बाकी आप इसको कहीं पे भी इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब वो डिपेंड करता है कि एक बार बस इस प्लांट का काम है बायोगैस को इकट्ठा करना, देन इट डिपेंड्स कि उसको आप कहाँ कहाँ डाइवर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दी नीड। फिर से बोल रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है, ट्राई टू मेक इट, लेबल करके रखो, और उससे जब भी कोई करंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आप इसको बहुत ईजिली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी, जैसे आपका ये पेज है, जब भी नोट्स बना रहे हो ना तो उसमें ना ये वाला साइड छोड़ दिया करो। तो जो भी नोट्स हैं इस तरफ बनाए आपने, इस तरफ इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा कि जब भी सपोज़ कोई करंट अफेयर्स में कोई चीज़ आई है, सपोज़ बायोगैस प्लांट से ही रिलेटेड कोई चीज़ आई है, तो आप ना उसको यहाँ पे नोट कर लोगे, ठीक है। पूरी साल में ऐसा तो नहीं केवल एक दो बार न्यूज़ आएगी। अब ये बहुत हॉट टॉपिक है, इस पे आए दिन न्यूज़ आती रहती है, कोई कभी कोई स्कीम लॉन्च हो गई या स्कीम ने कितना सक्सेसफुली मतलब गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के सपोर्ट से मतलब इसको बहुत बढ़ावा मिला है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, कोई रिलेटेड स्कीम हो गई वो यहाँ लिख लो, कोई भी नई चीज़ मिली, कोई भी डेटा मिला आपको, ठीक है, जो आपके मेंस में काम आएगा, उस डेटा को यहाँ लिख लिया, तो आपकी एक या दो शीट्स ऐसी बन जाएंगी कि लास्ट टाइम पे केवल वही रिवाइज करनी है आपको, और बाकी चीज़ें रिवाइज करनी ही नहीं है। बाकी कोई मोटी किताब या कोई PDF कुछ नज़र नहीं मारनी है, सिर्फ ये पेज, बस चीज़ें एक बार समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको एक दो बार देखो, और जहाँ पे भी जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो इसको दोबारा देखो, रिवाइज करो, और फिर पेपर के टाइम पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको अपने आप वहाँ पे याद आएगी अगर आपने बिल्कुल समझ के इसको बना रखा है तो, ठीक है। दोबारा देखिएगा इसको, वीडियो को, रिवीजन के टाइम पे नहीं समझ आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, या किसी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। और आप क्या चेंजेस चाहते हो कि जब भी मैं आपको जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रही हूँ, एनवायरनमेंट पढ़ा रही हूँ, तो आप और क्या इसमें ऐड ऑन करवाना चाह रहे हो कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाएं। तो जो आपके इनपुट्स हैं ना वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उससे मुझे और पता चलेगा, तो मैं आप लोगों के हिसाब से और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखिए, अब वो जो बायोगैस वहाँ बन रहा था, तो इसका कॉम्पोजिशन भी आपको पता होना चाहिए। मीथेन इज़ अराउंड 60%, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अराउंड 40%। इसके अलावा अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऑल दीज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, बायोगैस एक स्टोरेज वहाँ पे उसको स्टोर करके रखा है, और डिपेंडिंग अपॉन द नीड उसको डाइवर्ट किया जा सकता है कि आपने उसको हाउस में सप्लाई करनी है या किसी इंडस्ट्री की तरफ भेजना है, ठीक है, इट डिपेंड्स। अब आप क्या करोगे, कुकिंग में अगर उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बायोगैस का अगर कुकिंग में यूज़ हो रहा है, तो उस जब भी कुकिंग के पर्पज से यूज़ करना है तो इट शुड बी 40 to 50% मीथेन। बायोगैस में आइडियली जो आप चीज़ें कुकिंग के लिए यूज़ करनी है तो इट शुड हैव 40 to 50% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसको बोलते हैं एनरिचमेंट। कि हमारे पास सपोज बायोगैस का कोई भी सैंपल आया है, इफ़ इट हैज़ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन, तो हम उसको बोलेंगे कि जो मीथेन है वो इतना एनरिच्ड है, ठीक है। तो कुकिंग के लिए द आइडियल वैल्यू दैट इज़ यूज्ड इज़ 40 to 5% ऑफ मीथेन। अगर आपने उसको एज अ फ्यूल इन केस ऑफ CNG यूज़ करना है, देन इन दैट केस जो एनरिचमेंट है इट शुड बी अराउंड 90%। जो एनरिचमेंट है इट शुड बी अराउंड 90% इन केस इफ़ यू विश टू यूज़ इट फॉर व्हीकल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का मैं आइडियल वैल्यू बता रही हूँ।
ज़रूरी नहीं है जो भी आपने प्लांट्स लगाया उसमें आइडियली आपको ये चीज़ मिल जाए, बट आइडियली इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। कईयों बार मिल भी जाता है, कईयों बार नहीं भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। इसमें कंप्रेस नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स यूज़ करना है तो देयर शुड बी 90% एनरिचमेंट ऑफ मीथेन। कुकिंग के लिए 40 to 50% ऑफ मीथेन कॉन्सेंट्रेशन भी चलेगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब जैसे मैंने बताया था ना बायोगैस एंड बायो टॉयलेट्स, तो बायो टॉयलेट्स में बेसिकली क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो 2015 में रेलवे बजट में अनाउंस किया गया था, और ये जो है DRDO और IRCTC की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके पीछे बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी रेलवे कोचेज़ हैं, जो भी आपके रेलवे कोचेज़ हैं उनके अंदर कंटेनर्स फिट किए जाएंगे, ठीक है। एंड वेन एवर द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्टेशन, जो भी उसका स्टार्टिंग स्टेशन होता है वहाँ पे जो भी क्लीनर्स होते हैं, जो भी वॉशरूम वगैरह को क्लीन करते हैं, उनको बोला जाता है कि प्रोवाइड द बैक्टीरियल इनोक्यूलम। इनोक्यूलम जनरली आपका ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, मतलब जस्ट लाइक, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे सपोज़ छोटा सा एक डब्बा है और उसमें ज़रा सा ये लिया है, तो दिस हैज़ टू बी पोर्ड इनटू दैट कंटेनर। अब वहाँ पे जैसे जैसे ट्रेन मूव करेगी तो जब भी जो ह्यूमंस हैं वेन एवर दे विल यूज़ दोज वॉशरूम्स, तो जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा दैट विल बी कलेक्टेड इन द कंटेनर्स, और वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरियम इनोक्यूलम है। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये देखो, दे एक्ट इस डाइजेस्टर में पहले से ही होते हैं, तो जब भी आप ऑर्गेनिक वेस्ट को इसमें डालोगे दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, वही तो उसको डाइजेस्ट करके बायोगैस बनाएंगे और मैन्योर बनाएंगे। तो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे जो आप यहाँ पे बैक्टीरियल इनोक्यूलम यूज़ कर रहे हो, इट विल एक्ट ऑन द ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड इट विल रिलीज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो वाला मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो था आपका बायोगैस, वो कुकिंग और CNG के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन जो ट्रेन में बन रहा है दिस इज डायरेक्टली रिलीज इनटू द एयर। वो एयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। अभी उसका कोई ऐसा इकोनॉमिकली ऐसा कुछ यूज़ में नहीं आया है। बाकी अगर कभी भी ऐसा होगा तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन द करंट अफेयर्स, जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस आपने ये दिमाग में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायो टॉयलेट्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो मैंने बायोगैस बायो टॉयलेट्स पूरा करवा दिया है। इसमें जो गैसेस फ्यूल था, अब आप देखिए आपका क्लैथरेट्स, गैस हाइड्रेट्स, मीथेन हाइड्रेट्स, ठीक है, जो हमारा थर्ड टॉपिक था। तो इसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इंडिया की अगर हम बात करते तो आपका गल्फ ऑफ मन्नार में है, ठीक है। तो जो गैस हाइड्रेट्स हैं वो आपको थ्रू फॉसिल्स मिलेंगे, जैसे मैंने कल वाली क्लास में बताया था ना कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और नीचे जो फॉसिल्स डिपॉजिट होते हैं, तो जितने ज़्यादा लेयर्स होंगे उतने ही ज़्यादा दे विल बी अंडर हाई प्रेशर, दे विल बी अंडर हाई प्रेशर की वजह से वो अच्छा फ्यूल बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है फॉसिल्स कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन एक्सट्रैक्टिंग दी गैस हाइड्रेट, और ये जो भी आपका मीथेन सोर्स है ओशियन बेड्स में मिल जाएगा, और जो साउथ पोल एंटार्क्टिका है वहाँ पे भी इसका अच्छा कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाता है। गैस हाइड्रेट्स आपको जो उनका लोकेशन है वो आपको मिल जाएगा। द प्रॉब्लम अराइजेज जहाँ पे उसका एक्सट्रैक्शन होता है, बिकॉज एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्स मोर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन हर किसी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से आपका मतलब सोर्स होने के बाद भी, रिसोर्सेज होने के बाद भी वो आपका जो है उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस आई एम डिस्कसिंग। उसके बाद में शेल गैस वगैरह जो बचेंगे दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसमें आप जैसे देख रहे हो कि मीथेन है, तो मीथेन इज सराउंडेड विद वाटर, ठीक है। ये जो ओशियन बेड्स और में उसमें इस तरीके से मिलता है, ये ग्राउंड लेवल हो गया बिल्कुल ही एट द बेस, तो वहाँ पे इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दे आर कोटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक और चीज़ जो याद रखने वाली बात है कि मीथेन नेवर रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगी तो इट विल नेवर रिमेन इन द कोटेड फॉर्म बाय वाटर, ठीक है।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे देखो, व्हाट हैपन्स विद टाइम, जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो ये जो आपके मीथेन हाइड्रेट्स हैं दे आर सराउंडेड बाय वाटर। विद टाइम क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये तो हम 7th-8th क्लास से पढ़ते आए हैं, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम और ज़्यादा डिटेल में जब मैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में जब इस टॉपिक पे आऊँगी वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे क्योंकि हम मीथेन हाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो हाउ इट रिजल्ट्स इनटू द ग्लोबल वार्मिंग, मैं आपको उसके रिलेशन में छोटा सा आइडिया दे रही हूँ। What happens whenever more carbon dioxide is there in the atmosphere, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विद द वाटर जो मीथेन को सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका कार्बनिक एसिड बनाती है, मीथेन के साथ ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, वो अपना कार्बनिक एसिड बनाएगी, जिसकी वजह से ये वाटर जो इसको सराउंड कर रहा है वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे और मोर मीथेन विल बी रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा मीथेन एनवायरनमेंट में रिलीज होगा उतना ही फर्दर इट विल हेल्प और इट विल प्ले इट्स रोल इन एनहांसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये एक बात थी कि हाउ इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, हाउ इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैन ब्रिंग अबाउट फर्दर चेंज इन द ग्लोबल वार्मिंग, फर्दर एनहांस इन द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम बोलते हैं ना पॉजिटिव फीड लूप, नेगेटिव लूप। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ये जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करता है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी आपके ये गैस हाइड्रेट्स हैं, क्लैथरेट्स हैं, अगर पूरा वाटर जिसने इनको कवर कर रखा है, आइस ने इनको कवर कर रखा है, जिस दिन वो पूरा मेल्ट डाउन हो जाएगा, पूरा वाटर हट जाएगा, तो ऑल दैट मीथेन विल बी इनटू द एटमॉस्फेयर। किस हद तक वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए आपने ये सारी चीज़ों को एक बार क्लास एंड होने के बाद में रिवाइज करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, तो उन पॉइंट्स को याद रखिए। ठीक है, तो कल की क्लास में आई विल बिगिन विद द शेल गैस। ठीक है, शेल गैस के साथ बिगिन करूँगी, इसके डिटेल्स बताऊँगी, हाउ इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, जैसे मैं अभी टेक्नोलॉजी वाली बात बता रही थी, तो वो सारी चीज़ें मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, मेक योर ओन नोट्स। ओके देन, टिल देन, गुड बाय।